This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकेंड सत्र में आप लोगों का पुनः स्वागत। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की और हमारी इस सत्र की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। सीनियर फैकल्टी हमारे बीच में जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं और फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी सीनियर फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हम लोग स्वागत कर रहे हैं जो अभी क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे बीएससी में मानव शरीर विज्ञान की चैप्टर 11 पर। हम लोग ब्रेन पर चर्चा कर रहे थे, ब्रेन के सिस्टम पर। अब हम लोग चर्चा करेंगे चाइनीज में। हम लोग फेटाइज 4 पर चर्चा कर रहे हैं और चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है जो लंग्स और एलआई पर आधारित है। तो उस पर हम चर्चा करने के लिए सुधा पाठक जी हैं, उनके साथ हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग लंग्स। यस सर। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए उपस्थित सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। और आज हम कुछ ईएवी के अंतर्गत आने वाले कुछ 2 चैप्टर के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। चाइनीज में हम ये चाइनीज के अंतर्गत ही ईएवी आता है। हम सभी जानते हैं, इससे पहले भी हमारे जो हमारे दोस्त हैं वो उन्होंने इस पर चर्चा कर दी है। ईओवी क्या है, इसके बारे में कहाँ से इसका ये प्रादुर्भाव हुआ, कितने इसमें मेरिडियंस हैं। तो इसमें 9 मेरिडियन को इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है। 4 हाथ में, 4 पैर में और 1 आई ऑर्बिट, ये सारी चीजें हमने देख रखी है। इसी के अंतर्गत ये सबसे पहले इसमें डॉक्टर वॉल के द्वारा ये इंट्रोड्यूस कराया गया है। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर ऑफ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल। इसके अंतर्गत ये सारे चैप्टर्स आते हैं, जिसमें कि हम पहले चैप्टर पर चर्चा करेंगे, जैसा कि सर ने भी बताया, लंग्स, मेरिडियन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो इससे पहले हम इतना सभी जानते हैं कि लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों ही कपल ऑर्गन है, मेटल एलिमेंट के अंतर्गत आने वाले हैं। इसके बारे में हम सबों ने टेट्राइज 1, 2 इसमें हमने 1 में पढ़ रखा है। इसमें सिर्फ इतना है कि ये ईएवी के अकॉर्डिंग, ईएवी के दृष्टिकोण से इस पर हम चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे। तो 2 चैप्टर करना है, ऐसे डायरेक्ट मैं अपने चैप्टर के ऊपर ही आती हूँ। तो इसकी स्थिति के बारे में कही जाए, इसकी स्थिति क्या होती है, किस तरह से होती है ईएवी के अकॉर्डिंग। तो ईएवी के अनुसार मेरिडियन छाती की दूसरी पसली के नीचे से स्टार्ट होता है। छाती, जैसे कि हम जानते हैं कि इसका स्टार्टिंग हमारे क्लेविकल बोन के जस्ट नीचे से ओरिजिनल ये इसमें भी होता है, चाइनीज मेरिडियन में भी होता था। ईएवी के अकॉर्डिंग भी इसका लोकेशन बताया गया है स्टार्टिंग का, कि दूसरी पसली के नीचे से प्रारंभ होकर पूरे हाथ को कवर करते हुए, बाह कवर करते हुए, कलाई से होते हुए, फिर यह थंब में, यहाँ पर हल्का सा इसका लास्ट पॉइंट है, उसमें इसके लोकेशन में थोड़ी सी चेंजिंग आती है कि यह हाथ के अंगूठे में अल्नर साइड यानी भीतरी भाग तक जाती है। अल्नर साइड यानी भीतरी भाग तक जाती है। जबकि अगर चाइनीज एक्यूपंक्चर के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए, अगर हमने पढ़ाई की थी तो वो रेडियल साइड में आती थी। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इसके एंडिंग पॉइंट को लेकर। एक्यूपंक्चर उपचारकों को इन दोनों लोकेशन पर हम ध्यान देकर, और जहां पर अगर कभी जरूरत पड़ती है स्टिमुलेट करने से, जहां पेन होता है, उसके अकॉर्डिंग ये भी अकॉर्डिंग हम अल्नर साइड में करेंगे, और अगर हम चाइनीज के अकॉर्डिंग करते हैं तो रेडियल साइड में हम कर सकते हैं। फिर इसमें जो मेरिडियन तो वही है, लेकिन डॉक्टर वॉल ने इसमें कुछ पॉइंट इंट्रोड्यूस किए हैं जो इफेक्टिव हैं, और उसको एबीसी के सीएमपी एमपी पॉइंट इस तरह से करके उसको इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि ट्रीटमेंट में आसानी हो। तो इसमें लंग्स मेरिडियन में हम सभी जानते हैं 11 पॉइंट थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने 7 पॉइंट को और इंट्रोड्यूस किया है। 7 पॉइंट को इंट्रोड्यूस करने से इसमें ईएवी के अकॉर्डिंग लंग्स मेरिडियन में 18 पॉइंट हो जाते हैं। ये बाइलेटरल है, हम सभी जानते हैं कि ये मेरिडियन बाइलेटरल है। इसकी क्वालिटी, लंग्स मेरिडियन के ईएवी में जब इसकी खोज की गई है 7 बिंदुओं की, उसकी क्वालिटीज के बारे में, तो इसमें से और सारे पॉइंट्स तो जैसे थे वैसे ही है, लेकिन जो इसमें ब्रीफ किया गया है, जो 7 पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया गया है।
तो एक बार ये देखकर फिर हम चैप्टर की तरफ चलेंगे, जहां पर कि हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल में बताया गया है। LU10 MP फॉर मेडिस्टेनियल प्लेक्सिस। LU10D जिसका की लोकेशन हम आगे देखेंगे, वो है MP फॉर मेजरमेंट पॉइंट फॉर मेडिस्टेनियल प्लेक्सिस। LU10C CMP फॉर लंग्स। तो हम सभी जानते हैं एक CMP पॉइंट होता है जिसको कि अगर नहीं किसी चीज को भी नहीं पूरे मेरिडियन के सारे पॉइंट को नहीं भी करके CMP को स्टिमुलेट करते हैं, ट्रीट करते हैं, न्यूट्रल ही उसको अगर मेथी दाना भी लगा देते हैं वहां पर तो बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग लंग्स में LU10C EAB के अकॉर्डिंग LU10C CMP फॉर लंग्स है। LU10B MP फॉर ब्रोंकियोल्स। LU10A MP फॉर मेजरमेंट पॉइंट फॉर प्लूरा। LU9 MP फॉर ब्रोंकियल प्लेक्सिस। LU8 MP फॉर लेरिंग्स। LU8B MP फॉर मेजरमेंट पॉइंट फॉर लेरिंग्स। LU8A MP फॉर हाइपोफेरिंग्स। तो इस तरह से हमने देखा इसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। ये इसके जो पॉइंट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो किस किस तरह किस किस जगह की बीमारी में हमें काम आएंगे। EAB में लंग्स मेरिडियन में इन 5 बिंदुओं को परिभाषित किया गया है जिससे कि बिंदुओं की उपयोगिता बढ़ गई है। इसमें है LU11 MP फॉर लंग्स पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा हम सभी जानते हैं किसी भी ऑर्गन में उस तरह वहां मृदु ऊतक तक पहुंचने वाली अगर कोई डिजीज होती है तो पेरेनकाइमल डिजीज कहलाती है। और पेरेनकाइमा मेजरमेंट पॉइंट फॉर लंग्स पेरेनकाइमा उसके मृदु ऊतक का MP पॉइंट है। MP फॉर एल्वोलाई, MP फॉर कैपिलरी नेट, MP फॉर फिर LU10 MP फॉर ब्रोंक्यूल, LU9 MP फॉर ट्रेकिया, LU8 MP फॉर वेन्स एंड अपर एक्सट्रीमिटीज, LU7 MP फॉर आर्टरीज एंड अपर एक्सट्रीमिटीज। फिर EAB के द्वारा लंग्स मेरिडियन पर खोजे गए नए बिंदुओं को परिभाषित कर पुनः बिंदुओं की सहायता से लंग्स के विभिन्न भागों का विभिन्न प्रकार के रोगों में उपचार में आशातीत सफलता मिली है। यही इसका पर्पस भी है। EAB में नए पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करने के पीछे भी यही है कि जो हमें अभी तक ट्रीटमेंट असर मिल रहा था उससे अलग मिले और उम्मीद से ज्यादा मिले। हाथों तथा बाह की धमनियों तथा शिराओं का उपचार अब LU8 तथा LU7 के द्वारा किया जा सकता है। EAB के अकॉर्डिंग हाथ और बाह की धमनियों का, वेंस का और आर्टरीज का इलाज हम LU8 और LU7 की सहायता से कर सकते हैं। EAB के अनुसार लंग्स के संबंधित 3 स्नायु प्लेक्सेस हैं। इसके उपचार बिंदु निम्न है। इसको ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट कहते हैं। इसमें है 3 प्लेक्सेस में आते हैं ब्रोंकियल प्लेक्सेस जिसमें है LU9, मेडिस्टेलियल प्लेक्सेस LU10D, सर्वाइकल गैंग्लियन गर्दन की तंत्रिकाओं का उपस्नायु जाल TW1A SMP है। इन प्लेक्सेस पर उपचार करने से लंग्स की ऑटोनोमिक स्टीयरिंग अपने आप जो उसमें जो काम करने की जो क्षमता होती है, अपने आप फैलने से करने की जो क्षमता होती है वह ठीक होकर, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वह ऑटोनोमिक स्टीयरिंग ठीक होकर प्रभावी लाभ मिलता है। इस पॉइंट पर हम इन प्लेक्सेस पर अगर उपचार देते हैं तो लंग्स मेरिडियन में एक कंट्रोल CMP पॉइंट एक होता है। LU10C CMP को लंग्स की सभी बीमारियों के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद एक बार हम इस जितने पॉइंट के बारे में बताया गया उसको एक एक करके देखते हैं। तो हम देख रहे हैं इसका लोकेशन है यिन यांग बॉर्डर पे LU11, यह हम देख रहे हैं अल्नर साइड की तरफ है EAB के अकॉर्डिंग। फिर LU10D MP पॉइंट है, मेजरमेंट पॉइंट है, यह नेल का जहां एंड हो रहा है उस जगह पर आएगा। LU10C पहले जॉइंट के जस्ट नीचे, पहला जॉइंट जहां बोन मिल रहा है वहां जस्ट नीचे है, यह CMP पॉइंट है। मतलब इसको अगर हम देखें तो बिल्कुल हमारे जैसे हर एक अभी तक हमने CMP पॉइंट के बारे में देखा है कि वह पित्त जॉइंट के नीचे होता है। अभी तक तो हमने यही देखा है CMP पॉइंट लगभग पित्त जॉइंट के हर एक फिंगर के पित्त जॉइंट के नीचे होता है। ऐसे ही LU10C CMP पॉइंट की बात करें तो यह थंब में पित्त जॉइंट के जस्ट नीचे है। LU10B MP पॉइंट वह लास्ट जॉइंट बाद जॉइंट के जस्ट ऊपर है। फिर अब एक एक करके हम पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन देखते हैं जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है EAB में। LU11 MP फॉर लंग्स पेरेनकाइमा, फेफड़े का मृदु ऊतक जो फेफड़े के कार्य करने तथा स्ट्रेन से बचाव में मदद करता है। लंग्स पेरेनकाइमा जो कि फेफड़े के कार्य, जो फेफड़ा जो अपना कार्य करता है और उसमें आने वाले कार्य करता है, उस पर आने वाले स्ट्रेन से उसकी बचाव भी करता है और कार्य को भी देखता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है इसमें हम यूज करते हैं। MP फॉर एल्वोलाई, फेफड़े के वायु नलिका जहां फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
यह इसके बारे में है एल्वोलाई, जहां फेफड़े की वायु नलिका, जहां ऑक्सीजन लिया जाता है और वहां और उसी जगह से छोड़ा जाता है, उस जगह पर अगर कोई प्रॉब्लम है तब वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। एमपी फॉर कैपिलरी नेट, फेफड़े की सूक्ष्म रक्त वाहिका जाल, इसमें प्रॉब्लम हो तब इसमें हम यूज कर सकते हैं LU11 को। स्पेशल नोट, धूल कण आदि के एकत्र हो जाने पर जब एल्वोलाई वायु नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती है तो इस बिंदु पर हमें उपचार देने से उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। इट इंक्रीज द रेजिलेंसी ऑफ एल्वोलाई एंड ब्रोंकियल्स, यह रेजिलेंसी एल्वोलाई और ब्रोंकियल्स की कैपेसिटी और इसकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। फिर है फेफड़े के कैंसर में इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। अस्थमा का उपचार इन बिंदुओं पर कर सकते हैं। एलर्जिक अस्थमा, अगर एलर्जिक अस्थमा है तो नॉर्मल अस्थमा है तब भी और एलर्जिक अस्थमा है तब भी हम LU11 पर ट्रीट कर सकते हैं। कहने का मतलब LU11 लंग्स से रिलेटेड कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जब इस पर हम फेफड़े के कैंसर का इलाज दे सकते हैं तब समझ में आता है कि क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए LU11 को हम ले सकते हैं। LU10D, MP फॉर मेडिस्टेरियल प्लेक्सिस, मेडिस्टेरियल प्लेक्सिस के इलेक्ट्रिसिटी केंद्र से दूर होने पर सांस रोग हो सकता है। मेडिस्टेरियल प्लेक्सिस की इलेक्ट्रिसिटी से जब वह अपने केंद्र से दूर हो जाता है, ऐसे में अगर कोई बीमारी आती है, सांस का रोग, ऐसे में उसमें जो बीमारी आती है वह सांस का रोग हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में हम 10D को यूज कर सकते हैं। अतः अस्थमा का उपचार देते समय इस बिंदु पर उपचार देकर प्लेक्सिस को केंद्रीकृत, केंद्र से अगर दूर चला जाता है तो बीमारी हो सकती है, और ऐसे में जब हम LU10D पर उपचार करेंगे तो फिर वह अपने पहले वाली स्थिति में केंद्र की तरफ आ जाता है और ट्रीटमेंट हो जाता है। इट इज सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई एंड इनर्वेट्स, यह एक स्वचालित स्नायु है जो निम्नलिखित नर्व को सप्लाई करती है। थोरेसिक्स एरोटा, एजोफेगस, मेडिस्टेनल प्लेरा, दो फेफड़ों के बीच के स्थान की झिल्ली, इसको मेडिस्टेनल प्लेरा कहते हैं, उस जगह पर काम आएगा। उस जगह पर प्रॉब्लम है उसमें हम LU10D को यूज कर सकते हैं। फिर है LU10C, जैसे कि हमने बताया CMP पॉइंट है फॉर लंग्स, नॉट फॉर लेरिंग्स हाइपोफेरिंग्स, यह फेफड़े के नियंत्रक माप बिंदु है। इसमें स्वर यंत्र तथा श्वास नली का नीचे का भाग शामिल नहीं है। यह बता रहा है कि इसमें श्वास नली और स्वर यंत्र ये दोनों भाग शामिल नहीं है। निम्नलिखित कारणों से फेफड़े पर कम काम करने लगते हैं। ड्यू टू, जब फेफड़ा कम काम करने लगता है इन सभी चीजों की वजह से, तब हम LU10C को कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ड्यू टू फ्रेश इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इन लंग्स में जब अभी एक्यूट इन्फ्लामेशन आया है, अभी मतलब हाल फिलहाल में इन्फ्लामेशन आया है, ऐसे कंडीशन में हम 10C को यूज कर सकते हैं। ड्यू टू स्कार्स आफ्टर प्लेटिस के बाद जब स्कार्स आ जाता है उसके मेम्ब्रेन में, तब ऐसे कंडीशन में इसको हम यूज कर सकते हैं। ड्यू टू एन ओल्ड क्योर्ड फाइटिसिस, पुरानी आयोग हो चुकी यक्षमा मतलब स्मॉल पॉक्स, ये पुरानी जो कि ये हो सकती है आरोग्य, पुरानी स्मॉल पॉक्स जो ठीक हो चुकी है, उसके बाद जब उसमें आ जाता है उसकी वजह से जब कोई प्रॉब्लम आती है, यक्षमा जो पुरानी होकर ठीक हो चुकी है लेकिन उसका कोई अगर साइड इफेक्ट की वजह से लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, तब ऐसे कंडीशन में LU10C को यूज कर सकते हैं। ड्यू टू अ कंडीशन फॉलोइंग पल्मोनरी इन्फ्रैक्शन, रक्त संचार रुकने के कारण फेफड़े के ऊतक में अगर कोई छत विछत होकर, कोई अवरोध होकर कोई बीमारी होती है और ऐसे में फेफड़ा कम काम करने लगता है, तब इस कंडीशन में होता है कि फेफड़े की ऊर्जा बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ऐसे में अस्थमा हो जाता है, एम्फाइसीमा हो जाता है, जिसमें एम्फाइसीमा जिसको कि वायु स्फीति, जिसमें फेफड़े के वायु मार्ग फैलकर खराब हो जाते हैं तथा सांस लेने में परेशानी होती है। एम्फाइसीमा एक ऐसा बीमारी है जिसमें फेफड़े का वायु मार्ग जो है वो फैल जाता है, खराब होता है, खो जाता है और उसकी वजह से सांस लेने में परेशानी होती है। स्ट्रांगली रिड्यूस्ड वाइटल कैपेसिटी, फेफड़े की वाइटिलिटी या जीवंतता की कमी के, जीवंतता में बहुत ज्यादा फेफड़े की खराबी के कारण वाइटिलिटी में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो, तब LU10C को हम यूज कर सकते हैं। डिस्पेनिया, सांस लेने में अगर कष्ट हो रहा हो, तो इन सभी के उपचार के लिए LU10C को हम यूज करते हैं। फिर है LU10B, MP फॉर ब्रोंक्यूल्स, फेफड़े में ऊर्जा की कमी के कारण ब्रोंक्यूल्स की कार्य क्षमता घटकर एम्फेसिमा, श्वसन अवरोध जिसके बारे में बात की थी वो हो जाए। इस बिंदु पर एम्फेसिमा के उपचार का यह मुख्य बिंदु है।
तो इसके साथ साथ एम्फेसिमा में LU10C और LU10B को हम साथ साथ यूज कर सकते हैं। LU10A MP फॉर प्लूरा, इसमें है यह प्लूरिसी के उपचार का मुख्य बिंदु है। फेफड़े की झिल्ली में आई कोई प्रॉब्लम के उपचार के लिए LU10A को हम यूज कर सकते हैं। अब हमें इस पिक्चर में हमने देखा 10, इससे पहले वाले पिक्चर में हमने देखा था LU10B तक के बारे में बताया गया, फिर नेक्स्ट पिक्चर में बताया गया है LU10A से, क्योंकि वात जॉइंट से जस्ट नीचे है, मेटाटार्सल की तरफ ये बढ़ता जा रहा है। फिर LU10A, LU9A, MP ये सारे को पामर साइड में दिखाया गया है, सभी के लोकेशन को बताया गया है रिस्ट जॉइंट तक। LU8 का लोकेशन है, रिस्ट जॉइंट से हल्का नीचे LU8 का लोकेशन है। इसके बाद फिर इस पिक्चर में हम देख रहे हैं LU5 से, फिर इस बीच में रिस्ट से लेकर एंकल जॉइंट तक के बीच में सारे पॉइंट आ रहे हैं एज यूजुअल नॉर्मल, जैसे कि उसमें आते हैं नॉर्मल चाइनीज में आते हैं। उसके बाद फिर ओरिजिनल में आते हैं। उसके बाद LU5 का हम देखें तो यह एंकल जॉइंट के पास है, सॉरी एंकल नहीं, रिस्ट नहीं, एल्बो जॉइंट के पास है। फिर LU4, LU3 ये सारा हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ हमारे आर्म में ऊपर की तरफ जा रहा है। LU2 और LU1 ये हमारे ऊपर में चेस्ट में ऊपर में क्लेविकल बोन के जस्ट नीचे या पहली पसली जहां से शुरू होती है उस जगह पर आकर LU1 का लोकेशन खत्म हो रहा है। इसके बाद अगर हम LU10 की बात करें तो यह MP फॉर ब्रोंकाई है। इस बिंदु पर CB17 और LU9A पर ब्रोंकाई से संबंधित सभी रोगों का उपचार कर सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि LU9A इसके साथ साथ LU10 के साथ साथ CB17 और LU9A को लेकर हम ब्रोंकाई संबंधित सभी बीमारियों का अच्छा से इलाज कर सकते हैं। ब्रोंकिटाइटिस, ब्रोंकियोडेंटाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियोस्टेसिस, और उसके बाद ब्रोंकियल कार्सिनोमा, सांस की नली में अगर गांठ आ जाता है, कार्सिनोमा अगर कैंसर के रूप में अगर ये हो रहा है, तो ऐसे ये सारे कंडीशन में हम LU10 को यूज करते हैं। फिर LU9 MP फॉर ब्रोंकियल प्लेक्सिस, MP फॉर ब्रोंकियल प्लेक्सिस, इसके बारे में बताया गया सांस नली की ब्रोंकियल प्लेक्सिस जो कि सांस नली संबंधित स्नायु जाल, और ब्रैकियल प्लेक्सिस गर्दन की पेशियों का स्नायु जाल। इन दोनों ही कंडीशन में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है ब्रोंकियल प्लेक्सिस में और ब्रैकियल प्लेक्सिस में, तब ऐसे में हम LU9A को यूज कर सकते हैं। LU9 MP फॉर ट्रेकिया, दिस इज अ विंड पाइप इन विच एयर पास थ्रू इन नोज वाया लेरिंग्स। तो ट्रेकिया के बारे में बताया गया है कि यह क्या है, जिसमें नोज के थ्रू वाया लेरिंग्स के थ्रू नोज में एयर पास होता है। और उसके साथ अगर इसमें ट्रेकिया में कोई प्रॉब्लम है तो LU9 पर तो ट्रीटमेंट देंगे ही, साथ साथ अगर हम CB19 को अगर ले लेते हैं तो अच्छा ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करा सकते हैं। LU8B MP फॉर लेरिंग्स, स्वर यंत्र, अगर लेरिंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम LU8B को यूज कर सकते हैं। LU8A MP फॉर हाइपोफेरिंग्स, सांस नली के नीचे का भाग, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तब हम ऐसे केस में सांस नली हाइपोफेरिंग्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे कंडीशन में LU8A को हम ले सकते हैं। LU8 MP फॉर वेन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, वेन्स ऑफ आर्म के वेन्स के बारे में बता रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें, स्पेशली उस जगह पर कोई प्रॉब्लम है तो LU8 को हम यूज कर सकते हैं। LU7 MP फॉर आर्टरीज ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज, आर्टरीज और आर्म के बारे में बता रहा है। बाहों तथा हाथ की धमनियों का माप बिंदु है। इसके अलावा अगर बाहों और हाथ की धमनियों में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसमें LU7 के अलावा LU1 और LU6 तक के बिंदुओं के उपचार के प्रभाव में चाइनीज एक्यूपंक्चर, इसके अलावा LU1 और LU6 तक के बिंदुओं का उपचार प्रभाव EAB में भी चाइनीज एक्यूपंक्चर के अनुसार ही माना गया है। तो बाह और हाथ की धमनियों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो LU7 तक हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमें बताया गया कि LU1 से लेकर LU6 तक के बिंदुओं का उपचार हम वैसे ही कर सकते हैं जैसा कि हमने चाइनीज में किया था, उस तरह से इन पॉइंट को लेकर उसका हम यूज कर सकते हैं। फिर स्पेशल नोट फॉर अस्थमा, फर्स्ट क्लियर मेडिस्टेलियल प्लेक्सिस, फर्स्ट क्लियर इसमें मेडिस्टेनियल प्लेक्सिस को क्लियर करेंगे जिसके लिए कि LU10D को हम यूज करेंगे। सेकंड क्लियर एल्वोलाई, अस्थमा के लिए बता रहा हूं। उसके बाद फिर एल्वोलाई को क्लियर करेंगे जिसके लिए कि हमें LU11 को लेना चाहिए। इसके अलावा ये सिर्फ इतना बताना चाहूंगी, कभी सर ने बताया था, सर्कुलेशन ठीक करने के लिए आर्टरीज के लिए
सर्कुलेशन, आर्टरीज के सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए सर ने 4 पॉइंट बताए थे। उसमें हाथ में सर्कुलेशन अगर ठीक करना हो तो LU7, LU8, और अगर पैरों में सर्कुलेशन को ठीक करना हो तो LU7 और ST32। इस पॉइंट को लेकर हम सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें लंग्स के EAB के अकॉर्डिंग लंग्स के जितने भी पॉइंट इंट्रोड्यूस किए उसको हमने देखा, एक एक पॉइंट वाइज देखा, लोकेशन देखा, और उसके बाद किस बीमारी में यूज करते हैं वो देखा। अब इसके कपल पॉइंट लार्ज इंटेस्टाइन और अपने सेकंड चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें EAB में इसका स्थिति बताया गया है। EAB के अकॉर्डिंग लार्ज इंटेस्टाइन का स्थिति बताया गया है। EAB तथा चाइनीज एक्यूपंक्चर दोनों में ही लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन की स्थिति एक ही है, सेम है। मेरिडियन हाथ की तर्जनी उंगली के बाहरी तरफ रेडियल साइड के नाखून के कोने से प्रारंभ होकर नासांध या नोस्ट्रिल तक जाती है, नोस्ट्रिल तक जाकर खत्म होती है अपोजिट साइड। तो चाइनीज और EAB में कंप्लीटली लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का जो पाथवे है बिल्कुल सेम है। EAB में बिंदुओं की संख्या, EAB के अनुसार LI में कुल 30 बिंदु होते हैं, जबकि चाइनीज एक्यूपंक्चर में 20 बिंदु होते हैं। तो हमने अभी तक देखा था कि LI20 हमारे नोस्ट्रिल के जस्ट पास में आकर खत्म होती है। इसका मतलब उसमें 20 बिंदु हैं और उसके बाद 10 बिंदु इंट्रोड्यूस किया गया, तो टोटल मिलाकर EAB में LI के 30 बिंदु हो गए। डॉक्टर वॉल ने लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में 10 नए बिंदु को इंट्रोड्यूस किया। यह मेरिडियन भी बाइलेटरल है। फिर इसकी अगर विशेषता की बात करें तो EAB में लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में निम्नलिखित 10 बिंदु जोड़े गए हैं और हर एक बिंदु के विशेषता के बारे में हमें बताया गया है। LI1-1 यह MP फॉर लिम्फ वेसल्स ऑफ सेक्रम कोलन और सिग्मोइड कोलन। LI1 इन सबों के बारे में एक एक करके हमें बताया गया है कि इसमें सबसे पहले विशेषता में 10 बिंदु जोड़े गए हैं। एक एक पॉइंट के बारे में आगे हम इस एक एक चर्चा करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर विशेषता में बताया गया है EAB में लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में निम्नलिखित 11 बिंदुओं को पुनः निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है, जिससे इन बिंदुओं की उपयोगिता बढ़ गई है। फिर LI1 से लेकर LI1, LI2, LI3, LI4, LI5, LI11, LI15, LI17, LI18, LI19, LI20 इन सभी बिंदुओं के बारे में नए तरह से इन्हें परिभाषित किया गया, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। इन सबों के बारे में देखेंगे कि इन सारे पॉइंट को हम कहाँ यूज करते हैं। फिर EAB के अकॉर्डिंग लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित स्नायु जाल प्लेक्सस होते हैं, जिन्हें ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट कहते हैं। इन स्पेशल प्लेक्सस होते हैं जिसे ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट कहते हैं। इसमें AIP फॉर अपर मेसेंट्रिक प्लेक्सस, अपर मेसेंट्रिक प्लेक्सस के लिए पॉइंट है SI1A राइट साइड में। फिर AIP फॉर लोअर मेसेंट्रिक प्लेक्सस, इसके लिए SI1A लेफ्ट साइड में है। रेक्टल प्लेक्सस K4 लेफ्ट एंड राइट साइड में है। अपर हाइपोगैस्ट्रियम प्लेक्सस यह है LI1A लेफ्ट साइड में, और इलियक प्लेक्सस यह है LI1A राइट साइड में। तो इस तरह से हमें ये बताया गया है कि प्लेक्सस को किस तरह से प्रभावित AIB के अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन से पॉइंट इसमें आते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में एक कंट्रोल CMP पॉइंट है LI1B है, जो कि पूरे लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन को ये करता है, स्टिमुलेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। लार्ज इंटेस्टाइन की किसी भी तरह की बीमारी में इस बिंदु पर हम इलाज दे सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में एक पेरिटोनियम या उदरावरण मेजरमेंट पॉइंट होता है, PMP पॉइंट भी होता है। पेरिटोनियम के बारे में बताया गया है, इज अ थिन स्मूथ प्रोटेक्टिव सेरस कोटिंग ऑन इंटरनल सरफेस ऑफ द ऑर्गन। LI में जो इंटरनल सरफेस में एक प्रोटेक्टिव सेरस कोटिंग होती है उसको पेरिटोनियम कहते हैं। इट इज अ स्मूथ मेम्ब्रेन दैट इन्वेस्ट द होल इंटरनल सरफेस ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द एंड द ऑर्गन कंटेंट इन दिस कैविटी। यह पूरे ऑर्गन को, इसी कैविटी के अंदर ये पूरा ऑर्गन सुरक्षित रहता है। LI1C PMP फॉर द पेरिटोनियम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन रीजन। इस बिंदु पर उपचार देने से कोलाइटिस, डायवर्टिकुलाइटिस इत्यादि जीर्ण रोग, क्रोनिक रोगों में भी अच्छा उपचार मिलता है। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में लिम्फ से संबंधित बिंदु होती है। अगर पेरिटोनियम में कोई छेद हो जाता है, कोलाइटिस हो, तो ऐसे में इस बिंदु पर मतलब इस PMP पॉइंट पर उपचार देने से अच्छा लाभ मिलता है। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में लिम्फ से संबंधित निम्नलिखित बिंदु है LI1-1 राइट साइड लिम्फ वेसल्स फॉर
सिकम एंड कोलोन के लिए है लिम्फ वेसल ऑफ सिकम एंड कोलोन Li1-1 Li1-1 लेफ्ट में है लिम्फ वेसल्स ऑफ कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाली फोड़े, फुंसी, अल्सर, चर्म रोग, कैंसर आदि तक के उपचार के लिए यह Li1-1 अच्छा बिंदु है। लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड्स, इसमें आते हैं सिक्रम, इसके अलावा सेकम में अगर सेकम वो जगह जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ते हैं उस जगह पे प्रॉब्लम हो तो Li4 राइट में, अपेंडिक्स Li4A राइट में, असेंडिंग कोलोन जो बड़ी आंत का वह भाग जो दाहिने सेकम से ऊपर के दाहिने साइड में सेकम से ऊपर की तरफ जाता है वहां प्रॉब्लम हो तो Li3 राइट में, राइट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन इसमें प्रॉब्लम होता है Li2 राइट साइड में, फिर ट्रांसवर्स कोलोन में अगर प्रॉब्लम होता है तो Li1 राइट साइड में ट्रांसवर्स कोलोन का दाहिना भाग, फिर Li4 लेफ्ट में ट्रांसवर्स कोलोन का बायां भाग। तो इस सब के बारे में बताया गया है कि हमें मतलब उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ये ट्रांसवर्स कोलोन सेगमॉइड कोलोन के बारे में बताया गया है। बड़ी आंत का वह भाग जो पेट के ऊपरी भाग से दाहिनी से बाईं और ट्रांसवर्स कट कर जाता है, दाहिनी से बाईं की तरफ, जानते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन एक पूरी तरह स्क्वायर के शेप में आता है, तो जब दाहिने से बाईं की तरफ जाता है फिर ट्रांसवर्स कट कर फिर मुड़ कर फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है, तो इसमें आरोही बृहदांत जहां खत्म होती है या असेंडिंग कोलोन जहां खत्म होता है उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन वहां से प्रारंभ होता है। फिर राइट फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन, बड़ी आंत का वह दाहिने आंत का वह हिस्सा जो दाहिने तरफ के मोड़ जो असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन को जोड़ता है, फिर वह नीचे की तरफ वहां ट्रांसवर्स कोलोन असेंडिंग कोलोन को जोड़ने वाला वह इस हिस्सा जहां उसको बोलते हैं राइट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, वह जोड़ लीवर के पास स्थित होता है, इसीलिए इसे लीवर फ्लेक्सर भी बोलते हैं। यह जोड़ ट्रांसवर्स जहां पर असेंडिंग कोलोन और ट्रांसफर कोलोन जुड़ता है वह जोड़ लीवर के पास होता है, इसलिए इस जगह को लीवर फ्लेक्सस भी बोलते हैं। तो लेफ्ट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन के लिए अगर प्रॉब्लम है तो Li2 राइट में, Li3 लेफ्ट में, और डिसेंडिंग कोलोन में कोई प्रॉब्लम है तो Li2 लेफ्ट में हम यूज कर सकते हैं। लीवर फ्लेक्सस में लीवर मोर में प्रॉब्लम है तो Li2 राइट में हम यूज कर सकते हैं। बड़ी आंत का बाईं तरफ का वह भाग जो अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स कोलोन तथा सिग्मोइड फ्लेक्सस के बीच स्थित होता है, जहां ट्रांसवर्स कोलोन समाप्त होता है वहीं से डिसेंडिंग कोलोन प्रारंभ होता है। तो एक तरह से यह लार्ज इंटेस्टाइन के पोजीशन को बता रहा है कि हमारे अंदर में हमारे शरीर में इस ऑर्गन का क्या किस तरह से यह सिचुएटेड है। लेफ्ट फ्लेक्सस ऑफ कोलोन कॉल्ड स्प्लेनिक फ्लेक्सस, फिर है कि वहां से जब बड़ी आंत का बाईं तरफ का मोड़ जो ट्रांसवर्स कोलोन तथा डिसेंडिंग कोलोन को जोड़ता है वह स्प्लीन के पास होता है, इसीलिए इसे स्प्लेनिक मोड़ या फ्लेक्सर कहते हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो Li3 लेफ्ट में, लेफ्ट पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन में कोई प्रॉब्लम हो तो Li4 लेफ्ट में, फिर सिग्मोइड कोलोन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो Li1 लेफ्ट में। इस जगह पर इस पॉइंट को लेकर हम ट्रीट कर सकते हैं। बड़ी आंत का वह हिस्सा जो डिसेंडिंग कोलोन के अंतिम भाग से प्रारंभ होकर एस आकार में 2 अर्धगोले बनाते हैं, जिसे पेल्विक ब्रेन तथा थर्ड सेक्टरल प्रखंड के बीच में यह स्थित होता है, जो गुदा रेक्टम से जुड़ा रहता है, उसे अवग्रह बृहदांत या सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। फिर एक कॉजेज ऑफ एफेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन बोथ लेफ्ट और राइट साइड में, अगर इफेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन उसके कारण वो किस कारण से होता है, सिल्वर, फ्लोराइड, कॉपर, सिलिक साइलेट, बेंजोनेट, क्लोराइड, कार्बन ब्लैक या कोबाल्ट। कॉज ऑफ एफेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन लेफ्ट साइड में लेड, मरकरी, कोबाल्ट। कॉजेज ऑफ एफेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन राइट साइड में ब्रोमाइड एंड गैसेज। तो ये सारी बातें हमें बता रहा है कि ये किस तरह से दोनों साइड में अफेक्टेड होता है, लार्ज इंटेस्टाइन किस तरह से अफेक्टेड होता है। जब हम कंज्यूम करते हैं इसमें ये सारी चीजें अगर जाती है तो इसमें अगर लेफ्ट साइड में लेड, मरकरी और कोबाल्ट जाए उससे अफेक्टेड होता है, और राइट साइड में अगर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के राइट साइड में ब्रोमाइड और गैस ये एकत्रित होकर उसको अफेक्ट करता है। उसके बाद फिर हम Li के लोकेशन को देखते हैं EAV के अकॉर्डिंग हमारे हाथ में कहाँ है। तो इसमें Li1 से लेकर Li1-1 ये सारी चीजों को बताया गया, Li5 तक के। Li1 जो हमारे नेल के बीचों बीच स्थित है यिंग यांग बॉर्डर पर। उसके बाद Li5 हमारे रिस्ट जॉइंट पर डोर्सल साइड में
अगर देखें डॉर्सल साइड नहीं, मतलब यिंग यांग बॉर्डर में इसका लोकेशन बताया गया है हमें कि यह LI5 तक का रिस्ट जॉइंट में इसका लोकेशन बताया गया है। फिर अगर पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो LI1 राइट साइड, MP फॉर ट्रांसवर्स कोलोन, अनुप्रस्थ बड़ी आंत का माप बिंदु है राइट साइड में। फिर ट्रीटेड फॉर प्रॉब्लम अफेक्टिंग वन साइकोलॉजिकली, मानसिक रोग के उपचार का यह बिंदु है। फिर है MP फॉर सिग्मॉइड कोलोन, यह बड़ी आंत का माप बिंदु, अवग्रही बड़ी आंत का माप बिंदु है। LI1-1 जैसा कि हम देख रहे हैं नेल के नीचे, नेल जहां ज्वाइंट हो रहा है स्किन से उस जगह पे LI1-1 MP है। यह किस समय काम आएगा? MP फॉर लिम्फ वेसल्स फॉर द सेकम एंड कोलोन। फिर MP फॉर लिम्फ, लेफ्ट की अगर बात करें, राइट की हमने बात की थी, सेकम और कोलोन का लिम्फ वेसल्स ऑफ सेकम एंड कोलोन का MP पॉइंट है। MP फॉर लिम्फ वेसल एंड कोलोन फॉर सिग्मॉइड कोलोन का पॉइंट है। वहां अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको हम LI1-1 को यूज कर सकते हैं। LI1A MP फॉर सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रियम प्लेक्सेस और लेफ्ट साइड में है LI1A MP फॉर सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस। और अगर लेफ्ट साइड की बात करूं तो MP फॉर इलियक प्लेक्सेस एंड फीमोरल प्लेक्सेस एंड पॉप्लिटियल प्लेक्सेस। पॉप्लिटियल प्लेक्सेस का ये लेफ्ट साइड में का ये अच्छा बिंदु है। फिर इट कंट्रोल लेफ्ट, अगर राइट साइड की बात करूं, LI1A की बात करूं, इट कंट्रोल एसिड बेस रेशियो इन कोलोन, इट ऑफ्टन अफेक्टेड बाय कॉपर एंड कोबाल्ट। और ये एसिड बेस के रेशियो को, कोलोन में एसिड बेस रेशियो को कंट्रोल करता है, जो कि इफेक्टेड होता है कॉपर एंड कोबाल्ट की वजह से। इट गवर्न्स द वास्कुलर फंक्शन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग लेग्स। Acid base ratio in colon should be basic. If acid base ratio in colon is acidic, it is a long run where will be ulcer in colon। बता रहा है कि अगर ये रेशियो बढ़ जाता है और ऐसे में अगर एसिड का रेशियो बढ़ जाता है तो ये लॉन्ग टाइम के लिए रहता है और वहां पर अल्सर भी, कोलोन में अल्सर भी हो सकता है। तो इसके अगर ऐसे कंडीशन में उपचार के लिए LI1A को हम ले सकते हैं। MP फॉर इलियक प्लेक्सेस एंड फीमोरल प्लेक्सेस एंड पॉप्टियल प्लेक्सेस। Important, it controls the arteries of lower portion of the body including legs. It often affected the benzoate and cobalt. अगर it often affected अगर benzoate cobalt की वजह से होता है तो लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी जिसमें कि लेग आते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। ऐसे में हम LI1A को ले सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। LI1B CMP for a whole large intestine including rectum and the anal canal and anus. It also treat kidney point for the rectum and anal canal and anus in case of problem of these organ। अगर इन सभी जगह पर रेक्टम, एनल कनाल, एनस में प्रॉब्लम है तो CMP LI1B के साथ साथ, क्योंकि CMP पॉइंट है, उसके LI1B के साथ साथ हम किडनी के पॉइंट को भी हम लेकर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। LI1C पेरिटोनियम मेजरमेंट पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। पेरिटोनियम का मेजरमेंट पॉइंट है, लार्ज इंटेस्टाइन के पेरिटोनियम का मेजरमेंट पॉइंट है। पेरिटोनियम, जैसे कि बताया था, पेरिटोनियम थिक प्रोटेक्टिव सीरस कोटिंग ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ द ऑर्गन है। ट्रीट पेरिटोनियम कोविंग, क्रोनिक लार्ज इंटेस्टाइन डिजीज। फिर कोलाइटिस में डायवर्टिकुलाइटिस, जिसमें कि त्रिपुटी प्रदाह, ए पॉच ऑफ सैक protruding from the wall of the large intestine। pouch of or sac protruding is large from the wall of the large intestine। अपेंडिक्स के बाद स्कार एडहेशन होने पर इस बिंदु पर अगर पता चलता है तो इस बिंदु पर हमें पता चलता है। अपेंडिक्स के बाद स्कार्स के एडहेशन का पता इस बिंदु पर चलता है और उपचार भी हमें इसी बिंदु पर देना चाहिए। फिर LI2 राइट साइड, MP फॉर राइट प्लेक्सेस ऑफ कोलोन, बड़ी आंत के दाहिने तरफ का मोड़ जो कि असेंडिंग तथा ट्रांसवर्स कोलोन को जोड़ता है। यह मोड़ लीवर के पास स्थित होता है तथा तो इसलिए इसे लीवर मोड़ बोलते हैं। MP डिसेंडिंग कोलोन, आरोही बृहदांत्र। दिस इज रिलेटेड फॉर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से जुड़ा पॉइंट है। फिर LI3 MP फॉर असेंडिंग कोलोन, आरोही बड़ी आंत। दिस इज रिलेटेड टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहाँ पर विटामिन K बनता है जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है।
MP फॉर लेफ्ट प्लेक्सस ऑफ कोलोन, या स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहते हैं, क्योंकि इस तरफ जो मोर रहता है वह स्प्लीन के पास पाया जाता है। यह बड़ी आंत का बाईं तरफ का मोर है, जो कि ट्रांसवर्स बड़ी आंत तथा डिसेंडिंग बड़ी आंत को जोड़ता है। यह मोर स्प्लीन के पास रहता है, इसलिए स्प्लेनिक मोर बोलते हैं। यह ट्रांसफर कोलोन तथा डिसेंडिंग कोलोन को स्प्लीन के पास जोड़ता है, इसलिए यह स्प्लेनिक फ्लेक्चर कहलाता है। स्प्लीन में सुई गड़ने के समान का दर्द होना, गैस बनना जो हृदय तक फैल जाए, इसके उपचार के लिए इस बिंदु पर LI3 पर हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। राइट तथा लेफ्ट साइड में अगर ऊर्जा की कम हो तो डर्मेट्रॉन मशीन पर इंडिकेटर ड्रॉप कर जाएगा। अगर ऊर्जा को 50 माने, 50 से अगर कम हो जाए तो वह एनर्जी, तब वह इंडिकेटर उसका ड्रॉप कर जाएगा डर्मेट्रॉन का। यह इंगित करता है कि क्रोनिक कोलाइटिस हुई है। अगर 50 से कम हो जाता है मशीन, डर्मेट्रॉन मशीन का इंडिकेटर, तब समझ में आता है कि क्रोनिक कोलाइटिस है, और या अथवा डिसबैक्टीरिया हुआ है, इससे LI में अच्छे बैक्टीरिया घट जाते हैं। डिसबैक्टीरिया वह चीजें उसको बोलते हैं जिसमें कि LI में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। तो गुड बैक्टीरिया जब घट जाए तो उस कंडीशन को डिसबैक्टीरिया बोलते हैं। तो डर्मेट्रॉन मशीन का इंडिकेटर अगर 50 से नीचे आता है तो उससे समझ में आता है कि क्रोनिक कोलाइटिस है या डिसबैक्टीरिया है। डिसबैक्टीरिया रोग में बड़ी आंत में बेनिफिशियल बैक्टीरिया घट जाते हैं, इसके कारण एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना होता है। ऑल्सो ट्रीट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डिसबैक्टीरिया के केस में हमें LI3 के अलावा SI के भी पॉइंट को लेकर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। LI3A MP फॉर ग्रेट ओमेंटम, पेरिटोनियम का भी यह MP पॉइंट है। उसके बाद है MP फॉर ग्रेट ओमेंटम, पेट की पर्दा जो बाउल को जठर के साथ जोड़ता है। पेट के पर्दा जो कि बाउल को जठर के साथ जोड़ता है, ग्रेट ओमेंटम। अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम और सेरस कवरिंग ऑफ बॉल्स ट्रीट ओमेंटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ओमेंटम। अगर इस जगह पर ओमेंटाइटिस हुआ है जिसमें कि ओमेंटम में इन्फ्लामेशन हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में इसको LI3A को हम ट्रीट कर सकते हैं। जब पेट के ऑर्गन नीचे की तरफ लटकने लग जाए तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। अल्सर या पाचन पथ के रक्तस्राव का उपचार इस बिंदु पर करने से सेरस कोट पुनर्स्थापित होकर रोग ठीक हो जाता है। अल्सर के उपचार के लिए या पाचन पथ में अगर रक्त का स्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इस बिंदु पर LI3A पर अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वह सेरस कोटिंग में जो ब्लीडिंग हो रही है, सेरस कोटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक होकर वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। LI4 MP फॉर सिकम, प्रॉब्लम हेयर अफेक्टेड लोकल ऑर्गन एंड सोरस म्यूकाई। नितंब पेशी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसे में LI4 को, राइट साइड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम LI4 को ट्रीट कर सकते हैं। लेफ्ट MP फॉर लेफ्ट पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, अनुप्रस्थ बड़ी आंत का बाईं की तरफ का भाग। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेफ्ट पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स कोलन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में LI4 को हम ट्रीट करते हैं। LI4A MP फॉर अपेंडिक्स एंड इलियोसिकल। तो अपेंडिक्स के लिए हम इससे पहले चाइनीज में ST36.5 पर भी अगर ट्रीटमेंट करते हैं, वह भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है अपेंडिक्स के ट्रीटमेंट के लिए, और साथ साथ LI4 को भी हम यूज कर सकते हैं। MP फॉर लेफ्ट साइड में MP फॉर मेसेंट्रियल लिम्फ नोड, MP फॉर मेसेंट्रियल लिम्फ नोड, आंत को बांधने वाली झिल्ली की लसिका की गुंडी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तभी हम LI4A को ट्रीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर में हमें LI11, जो कि हम जानते हैं बहुत ही कॉमन जगह है, जहाँ एल्बो जॉइंट का जहाँ क्रीच आता है वहां से शुरू होकर फिर हमारे शोल्डर जॉइंट तक LI16 का लोकेशन हमें बताया गया है। फिर LI4A MP अगर इसमें आए, राइट साइड में हो, तो ट्रीट अपेंडिक्स हेयर, और इट प्रोवाइड म्यूकस टू द ल्यूब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट सिकल वाल को यह म्यूकस प्रोवाइड कराता है जिससे कि लुब्रिकेट और प्रोटेक्ट करे। फॉर एनी लिम्फेटिक प्रॉब्लम ट्रीट, अगर इसमें अगर राइट साइड में कोई प्रॉब्लम आती है अपेंडिक्स, ये लार्ज इंटेस्टाइन में, तब LI4 पर अगर कोई लिम्फेटिक प्रॉब्लम आता है तो LI4A पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर राइट साइड में इट ऑफ्टन अफेक्टेड बाय सिल्वर एंड फ्लोराइड एंड कॉपर, अगर LI अगर अफेक्टेड हो रहा है
सिल्वर फ्लोराइड या कॉपर जैसे मटेरियल के कंज्यूम से या स्टोर होने से, तो इसमें ऐसे कंडीशन में हम अगर राइट साइड में प्रॉब्लम है तो LI4 पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर LI5 MP फॉर प्रोक्सिमल रिस्ट जॉइंट, इसमें LI6 से लेकर LI10, LI12, LI13, 14, 16 इन बिंदुओं पर उपचार देने से चाइनीज एक्यूपंक्चर और EAV में एक समान है। तो इस पिक्चर में भी हम देख रहे हैं कि इसमें सारा लोकेशन भी एक जैसा ही, LI11 से LI16 तक का जो लोकेशन है वो बिल्कुल सेम है। फिर LI11 एल्बो ज्वाइंट के पास अगर कोई इसमें है, इट इज अ थर्ड MP फॉर एल्बो कोहनी ज्वाइंट जोड़ के माप का तृतीय बिंदु है। तो अगर एल्बो ज्वाइंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो LI11 के साथ साथ और 2-3 पॉइंट है जिसमें है SI8, CI3 और LI11, इन तीनों को एक साथ अगर मेथी भी बांध देते हैं तो बहुत ही अच्छा इसमें ट्रीटमेंट होता है। इट इज अ थर्ड MP फॉर एल्बो ज्वाइंट, ह्यूमरल रेडियल ज्वाइंट, अदर एल्बो ज्वाइंट पॉइंट, इसके साथ साथ SI8, CI3। SI8 फर्स्ट MP एल्बो ज्वाइंट के लिए, ह्यूमरल अल्नर ज्वाइंट के लिए है। CI3 सेकेंड MP एल्बो ज्वाइंट रेडियल अल्नर ज्वाइंट के लिए है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके साथ LI11 के साथ साथ हम इन दोनों पॉइंट को भी ट्रीट कर सकते हैं, कम से कम मेथी लगाकर इसको ठीक कर सकते हैं। LI15 इट इज अ फर्स्ट MP फॉर शोल्डर ज्वाइंट, जैसा कि हम देख रहे हैं कि LI15 शोल्डर के पास आ रहा है तो ये बता रहा है कि फर्स्ट MP फॉर शोल्डर ज्वाइंट, अदर पॉइंट फॉर शोल्डर ज्वाइंट, इंटीरियर पोर्शन सामने के भाग इंटीरियर पोर्शन के लिए शोल्डर रीजन में SI2, सेकेंड MP फॉर शोल्डर ज्वाइंट, इनर रीजन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट, या SI10 थर्ड MP फॉर शोल्डर ज्वाइंट, पोस्टीरियर पोर्शन पीछे वाले पोर्शन के लिए है। फिर शोल्डर ज्वाइंट में इसका मतलब अगर शोल्डर ज्वाइंट में कोई प्रॉब्लम है तो LI15, CI2 और SI10 इन सभी पॉइंट में हम कम से कम ट्रीटमेंट देंगे, कम से कम मेथी पट्टी तो बांध कर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। LI17 MP फॉर लेरिंजियल टॉन्सिल, लेरेंजियल टॉन्सिल वह इरिटेशन में क्षोभ होने पर सर्वाइकल स्पाइन में दर्द हो सकता है। ऐसे में LI17 पर हमें उपचार देकर रोगी को हम ठीक कर सकते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का उपचार दे सकते हैं। LY12 MP लेरेंजियल टॉन्सिल तथा CV21 MP फॉर लेरेंजियल पर भी हमें उपचार देना चाहिए। तो इसमें अगर प्रॉब्लम है तो LI17 के साथ साथ LI12 जो कि अब MP है उस पर भी दे सकते हैं, उपचार दे सकते हैं लेरेंजियल टॉन्सिल की प्रॉब्लम में। और लेरिंग्स में अगर प्रॉब्लम है तो CV21 के साथ साथ LI17 को भी हम दोनों को एक साथ लेकर ट्रीट कर सकते हैं। फिर है LI18 MP फॉर ट्यूब्यूल टॉन्सिल, ऑल्सो ट्रीट LY1A MP फॉर ट्यूबल टॉन्सिल। LY1A को भी हम जो कि MP पॉइंट है उसको भी लेकर LI18 के साथ लेकर अगर ट्यूबल टॉन्सिल में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हम ट्रीट कर सकते हैं। ट्यूबल टॉन्सिल इट सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ द फेरिंग्स। LI18-A 18-1 MP फॉर ऑडिटरी कैनाल, श्रवण नलिका में कोई प्रॉब्लम है तो LI18-1 पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। LI18-2 MP फॉर फेरेंजियल टॉन्सिल, फेरेंजियल टॉन्सिल में कोई प्रॉब्लम है तब इस पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर LI18 MP फॉर फोर्थ लो जॉ सेक्शन ऑफ लोअर ओडेंटोन 6 and 8, अगर नीचे के जबड़े में नीचे के जबड़े में फोर्थ जॉ में नीचे के दांत नंबर 6 या 7 में कोई प्रॉब्लम है तब ऐसे कंडीशन में LI18A को हम ट्रीट कर सकते हैं। LI19 फॉर लेटरल पोर्शन ऑफ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के लेटरल पोर्शन में कोई प्रॉब्लम है तो LI19 को हम ट्रीट कर सकते हैं। LI19A MP फॉर थर्ड अपर जॉ सेक्शन फॉर अपर ओडेंटोन 4 and 5, इस पोर्शन में कोई प्रॉब्लम है तब हम LI19A को ट्रीट कर सकते हैं। LI20 MP फॉर इथमोइड सेल्स, आंख के भीतरी भौं के ऊपर का साइनस, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तब इसमें हम LI20 के साथ साथ यहाँ बताया गया है कि LY13 को हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्रीट कर सकते हैं। स्पेशल नोट EAB के अनुसार 2 और नए बिंदु जिसे सेकेंडरी वेसल्स पॉइंट कहा गया है उनका भी विवरण है। सेकेंडरी वेसल्स रन्स बिटवीन LI19 एंड GB25, LI19 और GB25 के बीच में जो माध्यमिक प्रवाह पथ है पर LI19 और GB25 के बीचों बीच यह बिंदु स्थित होता है। यह बिंदु नेजल सेप्टम
का माप बिंदु है, नेजल सेप्टम के माप बिंदु है। इस बिंदु पर भी सेकेंडरी वेसल्स जो कि LI19 और GB25 के बीच है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस पर भी LI20 पर भी हम ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंडरी वेसल्स रन बिटवीन LI20 एंड UB1। LI20 और UB1 के मध्य स्थित यह बिंदु है जिसके एस्फेनॉइड साइनस का माप बिंदु है। LI20 और UB1 के बीच सेकेंडरी वेसल जो रन कर रहा है वह एस्फेनॉइड साइनस का माप बिंदु है। तो इस तरह से हमने लार्ज इंटेस्टाइन के भी EAB के अकॉर्डिंग पॉइंट्स वाइज डिस्कशन के लोकेशन और उसके काम को देखा, किस तरह से वो असर करता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ये हम लोग का जो है 2 चैप्टर और 4 वाले खत्म हो गए। तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करेंगे और उनकी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास ज्ञान है उसको ज्ञान को ट्रांसफर करें, अपने पास सीमित मत रखें, ताकि जो है थेरेपी बढ़े और थेरेपी के साथ साथ खेमका सर के सपनों को गति मिले। सपने किस प्रकार है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वीडियो को भी बंद करते हैं। ठीक है, प्रणाम सर। प्रणाम।